Hello, my name is Gayatri. Welcome in Gayatri's biology. Okay, today we're going to study about Hardy-Weinberg law. What do you mean by Hardy-Weinberg law? आखिर ये Hardy-Weinberg law क्या है? देखो ये जो टॉपिक है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो आज के इस वीडियो में ना हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना उनको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हार्डी वेनबर्ग लॉ, देखो हार्डी एक साइंटिस्ट थे, वेनबर्ग भी एक साइंटिस्ट थे। ओके, दोनों एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। हार्डी एक मैथमेटिशियन थे और वेनबर्ग जो थे वो फिजिशियन थे। ओके, दोनों ने ना एक रिसर्च करी, एक पॉपुलेशन पर रिसर्च करी। देखो पॉपुलेशन, मैंने एक टर्म बोली पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ओके, अच्छा, इसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं, उस प्लेस की पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, अब उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अगर कोई एक पॉपुलेशन किसी एरिया में रह रही है तो उसमें ना उसकी जो जीन फ्रिक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, ये उनका लॉ था। लेकिन उससे पहले ना, उनके लॉ को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हमें समझ में आनी चाहिए कि कैसे क्या, है ना। तो वो टर्म सबसे पहले हम उन टर्म्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके, तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलील। एलील, ओके, तो एलील क्या होता है? अगर हम एलील की बात करें तो क्या है, देखो इस क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर क्या होता है? लाइक सपोज ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दोनों आपस में कैसी हैं? दोनों आपस में होमोलोगस है। अब होमोलोगस का मतलब क्या होता है? आधे बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, मैम ये होमोलोगस समझ में ही नहीं आता हमें, क्या है होमोलोगस, है ना। देखो बेटा, आपके जो डीएनए है ना, उसमें जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 23 पेयर में रहते हैं वो। ओके, तो यानी कि एक पेयर होता है ना, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब वो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर किसी कैरेक्टर का कोई जीन है ना। लेट सपोज यहाँ पर आई कलर के लिए जीन है, तो उसी लोकस पर, दूसरे क्रोमोसोम में उसी लोकस पर भी आई कलर का जीन होगा, ठीक है। आई कलर का जीन होगा, मतलब कि सेम ट्रेट के जीन अगर प्रेजेंट होते हैं किसी क्रोमोसोम पर, है ना, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं? होमोलोगस होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, हर एक पोजीशन पर, अगर यहाँ मान लो यहाँ पर आई कलर का जीन है, तो यहाँ पर ये लाइक सपोज ये हाइट का जीन हो गया, है ना, या फिर ये वाला जो जीन हो गया ये ब्लड ग्रुप का जीन हो गया। तो दोनों क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर सेम करेक्टर को इनकोड करने वाला जीन प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, अब एलील क्या होता है? देखो एक जो जीन होता है ना, जीन जैसे जो करेक्टर की इंफॉर्मेशन रखता है, लाइक सपोज आई कलर है ना। अब आई का कलर ब्लू भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, तो उसके दो एक तरह से करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों है? बिकॉज इसकी दो फॉर्म है, एलील फॉर्म है उसकी। ओके, तो बेसिकली एक जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म हो गई। करेक्टर तो एक है कलर, लेकिन अल्टरनेट फॉर्म ब्लू और ब्लैक ट्रेट हो गए दो अलग अलग तरह के। समझ में आया? तो ये क्या है? एलील होता है ना। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन की अल्टरनेट फॉर्म को एलील बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, है ना। जैसे हमने बताया ना कि ये जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर यहाँ पर मान लो किसी एक करेक्टर का कोई एक करेक्टर को इनकोड करने के लिए जीन प्रेजेंट है ना, तो उसी सेम करेक्टर को यहाँ प्रेजेंट होगा। और इन दोनों एक तरह से आपस में इन दोनों जीन्स को क्या बोल दिया? एलील बोल दिया हमने। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? देखो जीन पूल क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी जीन पूल होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जीन पूल क्या होता है? जीन पूल टोटल नंबर ऑफ total number of gene present
इन अ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का वो जीन पूल होता है ना, कि लेट सपोज ये एक पॉपुलेशन है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, उस इंडिविजुअल्स में कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, आइए हम पढ़ते हैं अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलील ओवर टोटल number of allele present in population, कि टोटल नंबर ऑफ एलील जितने प्रेजेंट है ना उनकी परसेंटेज। लेट सपोज अगर टोटल नंबर ऑफ एलील 40 है ना, और एक एलील मतलब कि एक तरह से टी और टी, ये दो एलील हैं। ठीक है, ये लेट सपोज 20 है, ये लेट सपोज 20 है। ठीक है, तो 20/40 टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो 20/40 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 एक तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अगर हम परसेंटेज निकाले तो यहाँ पे हम 1/200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%। तो बेसिकली ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी जीन फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि जो एलील की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, उसको हम एक तरह से उसको निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एलील में से। ओके, तो ये क्या होता है, ये उसकी जीन फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं हम हार्डी वेनबर्ग लॉ। हार्डी और वेनबर्ग जो थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, इन रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, मतलब रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है, उसमें ना कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, और तो बस रैंडमली मेट कर रही है पॉपुलेशन जो है। ठीक है, द जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट और स्टेबल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। समझ में आया क्या कह रहा है ये? देखो, सबसे पहले तो जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है ना, ये लार्ज पॉपुलेशन पर ही अप्लाई होता है। पॉपुलेशन साइज जो होता है वो कैसा होता है, वो लार्ज। ओके, अच्छा, उसमें दूसरी कंडीशन क्या है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो रैंडमली मेट करनी चाहिए, है ना, रैंडमली मेटिंग हो, उसमें कोई सिलेक्शन ना हो बेसिकली। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना वो कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। लेट सपोज F1 जनरेशन में जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो लेट सपोज 0.5 थी। ठीक है, तो F2 में भी वो 0.5 ही रहेगी। समझ में आया नहीं आया, कि ये नहीं है कि चेंज हो जाए, वो चेंज कब हो सकती है, जब कोई इवोल्यूशनरी फोर्स आएगा। अब इवोल्यूशनरी फोर्स कौन सा, देखो इवोल्यूशनरी फोर्स लाइक सपोज जैसे नेचुरल सिलेक्शन हो गया, है ना, आपका क्या हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। तो अगर जब तक ये कोई इवोल्यूशनरी फोर्स ना आ जाए ना, वो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी वेनबर्ग को इफेक्ट करते हैं, तो हम इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस लॉ, कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज, है ना, किसी भी एलील में सडन चेंज हो जाना वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या, ये इवोल्यूशनरी फोर्स है ना, आप सबने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में कि म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन होता है ना, तो ये एक इवोल्यूशनरी फोर्स है। दूसरा क्या है, माइग्रेशन, की पॉपुलेशन है एरिया में जो रहती है उसमें से कुछ लोग जो हैं वो कहीं और माइग्रेट कर गए। ठीक है, उस वजह से भी उस जो जीन पूल है ना वहां पे जो एलील की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कुछ एलील्स तो चले जाएंगे, है ना। तो दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो ये इवोल्यूशनरी फोर्स है। अगर ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस किसी पॉपुलेशन पर अप्लाई होंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस पॉपुलेशन पर अप्लाई हो ही ना तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। समझ में आया? अच्छा, इसको ना हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शो करते हैं। अब मैथमेटिकल क्या एक्सप्रेशन है, देखो ये देखो, P प्लस क्यू इसकस टू में 1, है ना। यहाँ पर P क्या है, जो P है ना यहाँ पर वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। देखो किसी भी पॉपुलेशन में दो टाइप के एलील हो गए, एक तो हो गया डोमिनेंट, है ना, आपने मेंडल पढ़ा होगा, उसमें हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं ना टॉल वाले को, तो वो डोमिनेंट एलील होता है ना। एक होता है रिसेसिव, रिसेसिव।
ठीक है। तो बेसिकली डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील अगर हम दोनों को सम कर दें तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। समझ में आया? मतलब कि टी की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दें तो वो 1 आएगा। यहाँ पर जो कैपिटल पी है ना वो शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील और जो क्यू है वो शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड समझ में आया? तो ये हार्डी वेनबर्ग ने बोला। ओके इसको हम और कैसे शो करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में q स्क्वायर इसका में 1। अब देखो कोई भी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में एक एलील तो होगा नहीं, 2 एलील होते हैं, या तो होमोजाइगस होंगे डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे, है ना। तो अच्छा देखो एक बार इस वाले एक्सप्रेशन को समझते हैं। ठीक है तो पी स्क्वायर है 2p क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर इसका में 1। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर ये शो क्या करता है, ये पी स्क्वायर जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की है। ठीक है और ये जो 2pq है, 2pq जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। और यहां पर ये जो q स्क्वायर है दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील की है ना, मतलब सॉरी रिसेसिव इंडिविजुअल, है ना। देखो इसका मतलब है किसी भी पॉपुलेशन में ना सिर्फ एक एलील तो होता नहीं कि p प्लस क्यू इसको में 1 कर दें हम, मतलब कि डोमिनेंट एलील एक तो होगा नहीं, वो ऑल्टरनेट फॉर्म में होता है ना। वो या तो इस तरह से होगा कैपिटल टी, ठीक है, या फिर ऐसे होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, या फिर ऐसे होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आया? मतलब वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा, 2 एलील एक इंडिविजुअल के अंदर होंगे। ठीक है समझ में आया, जो प्रैक्टिकली होता है। ठीक है तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम इससे भी कंपेयर कर सकते हो। आप देखो इस तरह से अगर आप देखो तो ऐसे देख सकते हो कि आपने अगर मेंडल का क्रॉस पढ़ा हो तो मेंडल क्या करता है, मेंडल 2 होमोजाइगस पेरेंट लेता है ना, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, इसमें क्रॉस कराया। ठीक है तो हमें क्या मिली, ये एवन जनरेशन, सॉरी ये पेरेंट जनरेशन। ठीक है ये पेरेंट जनरेशन है, इसमें क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, सारे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल मिले। ठीक है ओके ये क्या है, एवन जनरेशन। ओके अब इसमें एवन जनरेशन के बीच में सेल्फिंग अगर हम कराएंगे इस तरह से तो हमें क्या मिलेगा, हमें 4 टाइप के गैमेट मिलेंगे इस तरह से, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ये हमें गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है इन गैमेट्स के बीच में अगर हम क्रॉस कराएं, ठीक है देखो क्रॉस कराएं एक सेकेंड इस तरह से, यहां तो हम ले लेते हैं फीमेल और यहां हम ले लेते हैं मेल के गैमेट्स। ठीक है फीमेल के गैमेट्स ये थे, मेल के गैमेट्स ये थे। ठीक हम F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराते हैं, हमें अब F2 जनरेशन मिलेगी। तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा एक्सप्रेशन, यानी कि कैपिटल टी 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। और जो हमारी इक्वेशन थी हार्गी वेनबर्ग ने जो निकाली थी दैट इज दिस। तो इस ये ड्राइव करके क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में q स्क्वायर इसका में 1। मतलब कि किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के पास
होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में एलील होंगे, है ना। तो और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, उस पॉपुलेशन में 1 होगी, अगर कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लग रहा है तो। आई बात समझ में। तो मोटा मोटी हमने क्या समझा, मोटा मोटी हमने ये समझा कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक तो p प्लस क्यू इजकल्स टू में 1, एक p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस में q स्क्वायर इजकल्स टू में 1। ठीक है, इन इक्वेशन पर बेस्ड अब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब हार्डी वेनबर्ग का एक बार सिग्निफिकेंस और समझ लेते हैं, है ना, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं आखिर। ठीक है, तो बेटा जो इसका सिग्निफिकेंस है ना वो ये है कि इससे ना हम जीन फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन फ्रिक्वेंसी है ना, और अगर उसमें कोई चेंज हुआ है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसमें चेंज हुआ है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें इवोल्यूशन हुआ है या क्या, या नहीं हुआ है ना, कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में पॉपुलेशन एक तरह से जा रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी इंडिकेट एवोल्यूशनरी चेंज। अगर किसी भी पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज हुआ ना तो हमें ये पता होगा कि उस पॉपुलेशन में एक तरह से इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। समझ में आया। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। ओके, देखो ऐसा तो है नहीं कि इवोल्यूशनरी फोर्स किसी भी पॉपुलेशन पे काम नहीं करेगा, ये एक आइडियल कंडीशन है। ओके, अच्छा इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इस पूरी वीडियो में मैं सारे टाइप के क्वेश्चन तो कराऊंगी नहीं, है ना। तो आप ये वीडियो पढ़े, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, है ना। उसके बाद अब ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और भी क्वेश्चंस मैं अपनी दूसरी वीडियोस में डालूंगी, है ना। वो क्वेश्चन आप वहां से क्वेश्चंस आप सारे देख सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.7। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील यानी कि पी हमें दे रखा है ना। हमने पढ़ा था ना p प्लस क्यू इसका में 1 होता है, और p यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। तो हमें p दे रखा है दैट इज 0.7। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, हमें q फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमें पता है फॉर्मूला उसका कि p प्लस क्यू इसका में 1 होता है। ठीक है, तो हम क्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस 0.7 इसका 0.3। ओके, तो ये इसका आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज 0.6। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील दे रखा है ना, यानी कि हमें क्यू दे रखा है 0.6। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। वी हैव टू कैलकुलेट होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट p स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम p निकालेंगे। तो p कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.6 कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि p प्लस क्यू इस में क्या होता है, 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, p 0.4 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें p स्क्वायर निकालना है। तो सिंपली क्या कर देंगे, 0.4 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इजी है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। In a population of 200 individual, 72 are homozygous recessive for a character. Okay, calculate the frequency of dominant allele for a character. हमें क्या दिया हुआ है कि कोई पॉपुलेशन का साइज बता रखा है कि 200 इंडिविजुअल है टोटल। टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे, 200। अच्छा, उसमें से 72 क्या है, उसमें से 72 होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल कितने हैं, 72। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्यू स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे एक तरह से। तो 72 अपॉन में जीन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन में 200, कितना आएगा बेटा, ये दैट इज 36 बाय 100, यानी कि 0.36। इसका मतलब हमारा जो क्यू स्क्वायर है ना वो कितना आ जाएगा, दैट इज 0.36। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। हमें डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, गिव मी अ मिनट। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ओके, तो हमारा Q कितना आया, दैट इज Q स्क्वायर 0.36। Q कितना आएगा हमारा, अगर इसका रूट करेंगे तो दैट इज 0.6 आ जाएगा। हमें P फाइंड आउट करना है, तो इट इज वेरी सिंपल नाउ, दैट इज 0.4। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलईडी। ओके, जो हमें पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलईडी, ये P ऑफ दैट करेक्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, in a population of this individual percentage of homozygous dominant individual is 49%। अब हमें परसेंटेज दी हुई है कि एक पॉपुलेशन साइज है 38800, उसमें 49% जो पॉपुलेशन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की इंडिविजुअल कितने होंगे, परसेंटेज कितनी होगी, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें पी स्क्वायर दिया हुआ है, कितना, 49%, यानी कि 49/100, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0.49। अगर मैं पी निकालूं तो पी कितना हो जाएगा, 0.7। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हमको, ठीक है। अच्छा, अब Q कितना हो जाएगा इसमें, 1 माइनस 0.7 इस कस्टम में 0.3 आ जाएगा, है ना बेटा। अच्छा, अब हमें पता है कि P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस में Q स्क्वायर इस कस्टम में 1। ओके, अच्छा, यानी कि एक पॉपुलेशन है उसमें P स्क्वायर और Q स्क्वायर और 2PQ स्क्वायर, 2PQ क्या है, 1 के बराबर होता है। अब हमें P है हमारे पास, Q है, अगर हम Q स्क्वायर निकाल लें तो कितना आएगा, दैट इज 0.09। ओके, ये क्या जाएगा, 0.09, और ये कितना है, 0.49 प्लस में 2PQ प्लस 0.09 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0.49 प्लस 0.09 यानी कि कितना जाएगा, 0.58 प्लस में 2PQ इसका टू में 1। ओके, ये इधर चला जाएगा, तो 2PQ इसका टू में 1 माइनस 0.58 कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज ओके 0.42। ओके, दैट इज 2PQ। अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, तो दिस कम्स 42%, तो 2PQ ओके कितना आएगा, 42%। तो ये थे 4 क्वेश्चन, ओके, हार्डी-वेनबर्ग लॉ पर बेस्ड। अब ऐसे ही और जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, और भी मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी, तो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू।